अभी की डेट में 3 ऐसे एनिमे हैं जो शोनेन एनिमे जॉनर को डोमिनेट कर रहे हैं और वो हैं साकामोटो डेज, काइजू नंबर 8 एंड डान। लेकिन इनमें ऐसा है क्या जो फैंस को इतना ज्यादा पसंद आ रहे हैं, और यही चीज मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि वो क्या चीज है जो बाकी फैंस के साथ मुझे, तुम्हें और सबको इतना ज्यादा पसंद आ रही है इन एनिमे के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाई पीपल लाइक साकामोटो डेज, और इसका सबसे पहला रीजन है साकामोटो हिमसेल्फ। ज्यादातर शोनेन प्रोटैगनिस्ट यंग, एम्बिशियस, लाउड होते हैं, वहीं साकामोटो मिडिल एज, ओवरवेट, शांत और फैमिली मैन है, जिसकी वजह से ये ज्यादातर प्रोटैगनिस्ट से बहुत ही ज्यादा अलग है। हमने ज्यादातर मूवीज और शोज में देखा है कि हिटमैन कोल्ड, एजी और रूथलेस होते हैं, लेकिन वही साकामोटो एक चबी, सॉफ्ट स्पोकन और फैमिली मैन है जो कि एक दुकान चलाता है, और जब भी फाइट होती है तो सबसे डेंजरस किलर बन जाता है। और यही कॉन्ट्रास्ट इसे सबसे लवेबल और मेमोरेबल बनाता है कि भले ही इसके पास डेडली स्किल्स है लेकिन तब भी ये काइंड रहना चूज करता है। और जब इतना डेडली हिटमैन सबके साथ काइंडली बिहेव कर सकता है तो तुम्हें भी काइंड रहना चाहिए, इसलिए भाई सबके साथ एकदम अच्छे तरीके से बिहेव करना। सेकंड रीजन है होलसम डैड एनर्जी। साकामोटो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी फैमिली। ये अपने वाइफ और डॉटर से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, और ये चीज एनिमे के अंदर देखना बहुत ही ज्यादा रेयर है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता हूँ कि बाकी एनिमे कैरेक्टर अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, वो भी अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करते हैं, पर उनका मेन एम होता है कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है। जैसे कैरेक्टर्स लाइक गोकू, आस्ता, वेजिटा, सास्के, बाकी ये सब अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इनका मेन एम होता है कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है। और यही चीज साकामोटो को इनसे डिफरेंट बनाता है कि उसका मेन एम ही यही है कि मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, मतलब प्रोटेक्ट करके उनके साथ एक हैप्पी लाइफ जीनी है। लेकिन वही इनका एम है कि हमें दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है, इसलिए हमें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल जाता है इसके अंदर और बाकी एनिमे कैरेक्टर के अंदर। जो साकामोटो का गोल है कि उसे अपनी फैमिली के साथ एकदम पीसफुल लाइफ जीने, शांति से रहना अपनी फैमिली के साथ, ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, जिसकी वजह से हम सभी लोगों को एक रियल ह्यूमन मोटिवेशन मिलती है। ये कोई ऐसा गोल नहीं है जो कि हम में से कोई भी पूरा ना कर सकता हो, ये एक ऐसा गोल है जो कोई भी पूरा कर सकता है। अगर उसने थोड़ी सी भी मेहनत की तो वो अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छी सी लाइफ जी सकता है। इस वजह से इसकी ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। थर्ड और मेरा सबसे फेवरेट रीजन की एक सिंबल है कि चेंज पॉसिबल है। एक ऐसा हिटमैन जिसने न जाने कितने ही लोगों को मारा है, जिसके लिए किसी की भी जान लेना बहुत ही आम चीज है, जब वो बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। ये चीज दिखाती है कि किसी भी इंसान का भले कितना ही डार्क पास्ट क्यों ना हो, वो बदल सकता है। तुम में से जिसने भी मॉन्स्टर एनिमे देखी है, तुम्हें याद ही होगा कि जो तेन्मा होता है उसने कितने ही लोगों को मोटिवेट किया होता है कि तुम्हारा पास्ट कैसा भी हो तुम बदल सकते हो, एक नई लाइफ शुरू कर सकते हो कभी भी। और इसी टाइप की मोटिवेशन कह लो या होप कह लो, साकामोटो भी देता है लोगों को कि हाँ तुम भी अपनी लाइफ को बदल सकते हो, जब मैंने बदल लिया तो तुम भी बदल सकते हो। हालांकि इन रियल लाइफ कोई हिटमैन अपनी लाइफ नहीं बदल सकता इतनी आसानी से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत है। खैर इंडिया का तो लॉ एंड ऑर्डर तुम सबको पता ही है, पर तब भी मतलब अगर तुम एक हिटमैन हो तो बहुत मुश्किल है बदलना, लेकिन अगर तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तुमसे कुछ हो गया तो भूल जाओ भाई, कोई याद नहीं रखने वाला। वैसे साकामोटो के बारे में एक और चीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है कि ये भाई ना चाहते हुए भी बहुत ही ज्यादा फनी है। इसकी जो शक्ल है ना, गोलू मोलू सी, मन तो कहता भाई से दबा दूं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फनी भी है, मतलब क्या भाई हंसी आती है देख के मुझे। वैसे साकामोटो के बारे में तो बहुत बात कर लिया, अब बात करते हैं साकामोटो डेज के बारे में। और जो इसमें मुझे सबसे बढ़िया चीज लगती है वो ये है कि इसमें हमें देखने को मिलता है होलसमनेस मीट्स ब्रूटैलिटी। इस शो के अंदर हमें एक बहुत ही अच्छा और यूनिक कॉम्बो देखने को मिलता है। एक तरफ होलसम सी फैमिली है जो कि डेली लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ अल्ट्रा वायलेंट एक्शन देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बो और कॉन्ट्रास्ट है जो कि हर एक सीन को बहुत ही फ्रेश फील देता है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये होता है कि लोगों को लगता है वो दो जॉनर के एनिमे एक के अंदर देख रहे हैं, एक तरफ होलसम स्लाइस ऑफ लाइफ और दूसरी तरफ टॉप टियर शोनेन एक्शन। इस चीज के साथ ही हमें इस सीरीज के अंदर एक इमोशनल हुक भी देखने को मिलता है कि एक डेडलिस्ट पर्सन भी लव, फैमिली और काइंडनेस को चूज कर सकता है। इस शो के अंदर हमें 3 बहुत ही अच्छे थीम्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें मैंने थोड़ा बहुत बता दिया इस वीडियो में बात करते हुए, लेकिन अब मैं तुम्हें उनके नाम बता देता हूँ प्रॉपर तरीके से ताकि तुम्हें पता चल जाए। और अगर तुम्हें डिटेल में जाना है इन थीम्स के बारे में तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। फर्स्ट रिडेम्पशन एंड चेंज, सेकंड फैमिली फर्स्ट, थर्ड पास्ट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट। देखनी होगी तो बता देना कमेंट्स में, वीडियो बना दूंगा और डिटेल में बता दूंगा, और बाकी जो थीम्स है उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा अगर मुझे कोई और थीम देखने को मिलती है तो। इन सारी चीजों के अलावा जो अगली बढ़िया चीज है साकामोटो डेज के बारे में वो है इसके साइड कैरेक्टर्स। वो बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो कोई भी कैरेक्टर ना ऐसे अनोइंग फीलिंग नहीं देता कि ये क्यों है स्क्रीन पे, मतलब सबको देख के मजा आता है, हाँ कि चलो बढ़िया है, देख के मजा आ रहा है इन सबको देख के। और शायद से मेरे हिसाब से ऐसा है इस वजह से क्योंकि ये ह्यूमन जैसे बिहेव करते हैं, मतलब किसी को भी देख के ऐसा नहीं लगता कि ये मतलब बहुत ही ज्यादा कार्टूनिश बिहेव कर रहे हैं। और ना बहुत सारे एनिमे कैरेक्टर्स ऐसे हैं ना जो बेफालतू का चिल्लाते रहते हैं, उन्हें देख के बस गुस्सा आता है, इस वजह से वो बेकार लगते हैं। और जो ह्यूमन जैसे बिहेव करते हैं ना वो बढ़िया लगते हैं कि हाँ चलो इंसान तो है कम से कम ये। और इंसान जैसे बिहेव करते तो ये फायदा हो जाता है ना इन सबको कि लोग इनसे रिलेट कर सकते
सकते हैं, वरना जो चिल्लाते रहते हैं उन्हें देख के कौन ही रिलेट करने वाला है। बच्चों को तो मैं मान सकता हूँ कि वो चिल्लाते रहते हैं तो चलो ठीक है उनके लिए, लेकिन बड़े होने के बाद थोड़ी अब हर कोई इंसान चिल्लाते रहेगा। लेकिन तब भी मैंने थोड़े बहुत तो इंसान देखे हैं जो चिल्लाते रहते हैं लेकिन वो बेफालतू को चिल्लाते हैं। इन शॉर्ट साइड कैरेक्टर्स अच्छे हैं और खासकर मुझे शिन बहुत ही ज्यादा पसंद आया। कभी और किसी और वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। मैं बात करें इस सीरीज के एंटागनिस्ट काई उजुकी के बारे में तो ये बहुत ही अच्छा एंटागनिस्ट लगा मुझे। तो वैसे मैं इसे काय बोलूं या की बोलूं मुझे कमेंट्स में बता देना। वैसे काय बोलने में बढ़िया लगता है, वैसे प्रोनाउंसिएशन इसकी की बैठ रही है, अब ठीक है जो भी है। वैसे नाम को साइड में करो तो सही में बंदा फील देता है कि साकामोटो को हरा सकता है, क्योंकि अब साकामोटो अपनी प्राइम में नहीं रहा। जैसे कि हमें सीरीज में देखने को मिलेगा कि हाँ साकामोटो अब अपनी फुल पावर पे नहीं है, फुल प्राइम में नहीं है, जिसकी वजह से ये तो कंफर्म हो गया कि ये बंदा हरा सकता है साकामोटो को। हरा सकता है क्या मतलब हरा ही देगा अगर इन दोनों के 1v1 फाइट होती है अभी। हालांकि अब आगे एनिमे में क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन अभी तो ऐसे फील देगा कि ये बंदा हरा सकता है। बाकी क्या पता है साकामोटो अपनी ट्रेनिंग कर ले और पावरफुल बन जाए वापस से। वैसे जो उजुकी ने अपना गोल बताया कि उसे JAA डिस्ट्रॉय करना है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो साकामोटो से हार गया था, इस पे तो मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ। ये मुझे थोड़ा फेक लग रहा है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है इसका कुछ बहुत ही बड़ा या फिर छोटा ही सही लेकिन कुछ और गोल हो सकता है। ये तो नहीं होगा कि उसे JAA डिस्ट्रॉय करनी है, या फिर हो भी सकता है लेकिन फिर ये भी आता है कि ये चीज सेंस नहीं बनाती है। पर इस एनिमे के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि सेंस नहीं बनाती हैं, तो पता नहीं क्या है, वो तो आगे पता चल जाएगा। लेकिन इसका गोल बेकार लगा, पर बंदा सही है, मतलब एनिमे के अंदर सही नहीं है लेकिन ये बंदा फील देता है कि हाँ साकामोटो को हरा देगा। जो एक एंटागनिस्ट का काम होता है वो ये फुलफिल करता है। एक चीज और जो मुझे बेकार लगी ना इस विलन के बारे में, ये बंदा सोलो तो ठीक है कि हाँ मैं बिलीव कर सकता हूँ ये सोलो साकामोटो को अब हरा सकता है, लेकिन जो इसका ग्रुप है वो मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लगा। वो मुझे इसलिए बेकार लगा ना क्योंकि चलो ये पावरफुल है और इसका जो राइट हैंड है वो पावरफुल है, लेकिन उसके अलावा तो भाई बाकी सब बहुत ही ज्यादा वीक फील दे रहे थे और चले हैं ये JAA को डिस्ट्रॉय करने, जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा मुझे। तो बस मैं यही बिलीव कर सकता हूँ कि ये साकामोटो को सोलो हरा सकता है, उसके अलावा तो कुछ भी बिलीवेबल नहीं है। वैसे चलो बहुत बात कर ली साकामोटो डेज के बारे में, अब बात करते हैं डांडान के बारे में। मेरे हिसाब से जो चीज डांडान को सबका फेवरेट बनाती है वो है इसका एनीथिंग कैन हैपन फैक्टर। ये एनिमे सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और मिक्स्ड एनिमे है इस एरा की। तो इस एनिमे के अंदर मतलब कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है और कुछ भी होता है। एक तरफ हमें एलियंस देखने को मिलते हैं यानी साईफाई देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ हमें योंकोस देखने को मिलते हैं यानी भूत देखने को मिलता है, और तीसरी तरफ हमें हाई स्कूल रोमांस देखने को मिलता है जो कि एक रोमांस एनिमे वाली तो फील देता ही है पर साथ ही स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे वाली भी फील देता है। इस चीज की वजह से देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी राइड पे है जिसके अंदर उसे एक एनिमे के अंदर 4-5 एनिमे वाली फील आ रही है, क्योंकि उसे सारी चीजें तो यहीं पे देखने को मिल जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि इस एनिमे के अंदर की सारी चीजें ऐसी फील होती हैं कि क्यों डाल दी, बस ऐसे लगता है कि फेम के लिए डाल दी। नहीं भाई, इसमें हर एक चीज देखने में मजा आता है, ऐसे नहीं लगता कि हाँ बेकार में डाल दी भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब जो भी एलिमेंट हमें इसके अंदर देखने को मिलता है ना बहुत ही बढ़िया, मतलब ऐसा कोई भी बेकार सी फील नहीं देता है, अनोइंग करता हो कि हाँ भाई ये नहीं डालना चाहिए था। और यही चीज तो इस एनिमे को इतना ज्यादा लवेबल बनाती है। एक तो लोगों का अटेंशन इतना ज्यादा कम है जिसकी वजह से जब उन्हें 3-4 एनिमे की फील एक एनिमे के अंदर आ जाती है तो फुल्ली सेटिस्फाइड फील करते हैं। और तुम ये तो देखो कि इन्होंने कितनी बढ़िया चीजें चूज की हैं दिखाने के लिए इस एनिमे के अंदर। एलियंस के बारे में देखने में किसको मजा नहीं आता, भूतों के बारे में देखने में किसको मजा नहीं आता, और हाई स्कूल रोमांस देखने में किसको मजा नहीं आता। मतलब ये सारी चीजें भाई हाई क्लास एकदम, सबको देखने में मजा आता ही है। और इस एनिमे के अंदर एक और चीज बहुत ही बढ़िया लगती है ना मुझे कि इसके अंदर एलियंस एंड योनको को दिखाया तो ऐसा नहीं कि बस नाम के लिए दिखा दो कि हमने दिखा दिया और किसी एक चीज को ज्यादा दिखाया और किसी एक चीज को कम, ऐसा नहीं है, बल्कि इन्होंने दोनों ही चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया जिसकी वजह से ऐसा फील नहीं होता कि एलियंस को ज्यादा स्क्रीन टाइम से मिला है या योनको को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है। दोनों को बिल्कुल ही इक्वल इंपॉर्टेंस प्लस स्क्रीन टाइम दिया है जिसकी वजह से भाई देखने वाले को एकदम मजा ही आ जाता है। जिसे एलियंस के बारे में देखना है उसे एलियंस के बारे में भी देखने को मिल जाता है, जिसे योंकोस के बारे में देखना है उनके बारे में देखने को मिल जाता है। और दोनों को जो इक्वल इंपॉर्टेंस दी है ना ये देख के बहुत ही ज्यादा मजा आता है कि हाँ भाई दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस समझा गया है। और ये चीज भाई बहुत ही बढ़िया है, तुम सोचो थोड़ा, बहुत बढ़िया है ये चीज। बस ये चीज बेकार लगती है योंको के बारे में कि इन्हें देख के ना हल्का सा भी डर नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता कि किसी फियर फैक्टर के लिए ऐड किया हूं, बस ऐसा लगता है ऐड कर दिए, इन्हें देख के डर नहीं लगता बिल्कुल भी। देखो मैं बताऊं तो मैं भाई एक ऐसा इंसान हूं जो कि बहुत ही आसानी से डर जाता था। बचपन में मैं बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में वो एग्रीगोर विलन था उसे देख के डर जाता था, या करेज द कावरली डॉग शो देख के डर जाता था, या फिर डोरेमोन का वाला एपिसोड जिसमें दुनिया खत्म होने वाली थी। और ये जो डोरेमोन का एपिसोड था ना भाई, इसमें
वो जो दो पायलट्स थे जो जियान और सुनियो की तरह देखते थे भाई, उनकी शक्ल नहीं देख पाता था मैं भाई, बहुत डर लगता था मुझे वो देख के। मैं तुम्हें बता नहीं सकता वर्ड्स में कितना लगता था मुझे। और एक ऐसा इंसान जो कि भाई उन पायलट्स की शक्ल देख के डर जाता था, तो मुझे नहीं डरा पा रहा हूँ। वैसे अब मैं बड़ा हो गया हूँ, क्या पता इस वजह से ऐसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई यॉनको को इन्होंने फियर फैक्टर के लिए ऐड किया है। लेकिन अगर गलती से भी किया है फियर फैक्टर के लिए ऐड, तो भाई बहुत ही बेकार, मतलब मुझे तो नहीं लगा बिल्कुल भी डर। अब इसके अंदर के यॉनको तो फियर फैक्टर ऐड नहीं करते हैं, पर इसके अंदर के टीनेजर्स वो बिल्कुल भाई हाई स्कूल रोमांस दिखा देते हैं। पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे तो इसके अंदर का हाई स्कूल रोमांस और टीनेज लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। जब जब ऐसा फील होता था कि सीरीज ऑफ ट्रैक जा रही है, मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो ये जो इसका दूसरा जॉनर है, तुम जिसे हाई स्कूल रोमांस कह लो या फिर उसके अलावा स्लाइस ऑफ लाइफ कह लो, ये भाई मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प करता था वापस से सीरीज से कनेक्ट फील करने में। और यही तो इस सीरीज का सबसे ज्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है कि जब भी कोई इससे कनेक्ट ना फील कर पा रहा हूं, मजे ना आ रहा हूं उसे देखने में, तो दूसरा जॉनर बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है इस सीरीज से कनेक्ट करने में। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है इस सीरीज के लिए। अगली चीज जो मुझे इस एनिमे के बारे में बहुत ही बढ़िया लगती है वो इसके दोनों प्रोटैगनिस्ट मोमो एंड केन, और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इनका यूज भी किया है। ज्यादातर शोनेन शोज के अंदर हमें एक सिंगल प्रोटैगनिस्ट देखने को मिलता है जो कि बहुत ही लिमिटेड टाइप ऑफ ट्रेट्स दिखा सकता है, लेकिन डांडान के अंदर दो लीड्स हैं जिसकी वजह से हमें एक परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है। जैसे मोमो जो कि बोल्ड, प्रोटेक्टिव और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है शोनेन के अंदर। वहीं केन शाय, ऑकवर्ड, इंट्रोवर्ट है जिसकी वजह से हमें एक परफेक्ट बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और दोनों के बीच में जो ऑकवर्ड रोमांस है जिसकी वजह से हमें एक नेचुरल कॉमेडी प्लस इमोशनल डेप्थ देखने को मिलती है। और एक चीज और भी बढ़िया लगती है कि ये ऐसा फील नहीं देता कि ये हीरो प्लस साइड हीरोइन वाले कपल हो, बल्कि ये प्रॉपर मेन लीड है। ये दोनों फुल्ली इन्वेस्टेड है स्टोरी के अंदर। ऐसा मान लो अगर दोनों में से कोई एक भी हट गया ना सीरीज में से, तो मजा नहीं आएगा। ये दोनों हैं तभी मजा आएगा सीरीज में। और एक तो ये टीन्स है जिसकी वजह से इनके अंदर हमें कमिंग ऑफ एज रोमांस देखने को मिलता है जो कि बहुत ही रिलेटेबल होगा इनकी कोर ऑडियंस के लिए, क्योंकि इनकी कोर ऑडियंस टीन्स ही है मेरे हिसाब से तो। और साथ ही सीरीज के अंदर हमें इनकी इमोशनल जर्नी भी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जिससे केन जो कि इनसिक्योर से कॉन्फिडेंट बनने की जर्नी में है। ये स्टोरी की स्टार्टिंग में बहुत ही इंट्रोवर्ट था जो कि बस बुली होता रहता था, लेकिन जब इसके पास पावर्स आई तो इसने अपनी इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी को भी बदलना शुरू किया। और इस समय ये पता चलता है कि इसका पावर अब सिर्फ फिजिकली नहीं था बल्कि वो इमोशनली भी था। इस चीज से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, खासकर जो इसकी कोर ऑडियंस है वो तो बिल्कुल ही इससे रिलेट कर पाएगी। ये जो टीनेजर्स होते हैं इसमें सभी टीनेजर्स इनसिक्योर और सेल्फ डाउट में रहते हैं, वो चाहे तुम हो या मैं हूं, सभी स्पेस से जाते हैं। और यही वो टाइम होता है जब टीनेजर्स अपने आप को बदलने की भी कोशिश करते हैं, और जब वो बदलने की कोशिश करें तो वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। केन के साथ ही हम इसके अंदर मोमो की भी स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं। ये भले एक कॉन्फिडेंट कैरेक्टर है लेकिन तब भी ये एक्सेप्टेंस और बिलोंगिंग ढूंढ रही है, और साथ ही वो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए लड़ भी गई है। ये उसका प्रोटेक्टिव नेचर है जो कि लोगों को एक इमोशनल एंगल भी देता है। और फैंस इसलिए इससे इतना कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फीमेल है जो कि वनरेबल भी है, और ये एक रियलिस्टिक बैलेंस बनाता है और इसे रिलेटेबल भी, क्योंकि जो इसकी एज की फीमेल्स होती है वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट भी दिखाना चाहती हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर से वनरेबल भी है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल फैक्टर दिखा देता है। और यहाँ पे कोई ऑफेंड मत होना कोई भी फीमेल देख रही, तो मैं बस यहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव डालता हूँ कि जितना मैंने दुनिया को देखा, मुझे जहां तक लगता है कि हाँ इस एज वाली फीमेल्स दिखाती है अपने आप को कि हाँ वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फीमेल है। तो भाई फुल्ली रिस्पेक्ट करता हूँ जो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फीमेल मानती है। अगर हो सके तो भाई मुझे भी पाल लेना, मैं पालने के लिए तैयार हूँ। वैसे मैं अपनी चीजों को साइड में रखता हूँ और बात करूंगा मैं टर्बो ग्रैनी के बारे में, जिससे सब लोग एक कॉमेडिक कैरेक्टर की तरह देखते हैं, जिसकी बहुत ही ज्यादा बिजार पर्सनैलिटी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसका कितना ट्रेजिक पास्ट है। एक ऐसी औरत जिसकी पूरी लाइफ बिटरनेस और अकेलेपन में गुजर गई और वो एक कर्स्ड स्पिरिट बन गई। ये बहुत ही ज्यादा सैड है सुनने में, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारी के सभी कर्स्ड स्पिरिट की बैक स्टोरी बहुत ही ज्यादा सैड है। और मुझे जिसकी सबसे ज्यादा सैड बैक स्टोरी लगी वो भाई सिल की थी, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा सैड थी। और ऐसा इस वजह से भी हो सकता है, क्या पता उसकी बैक स्टोरी हमें डिटेल में देखने को मिली थी इस वजह से, और शायद से नहीं पक्का भाई यही है, इसकी बैक स्टोरी हमें डिटेल में दिखाई थी ना, इस वजह से भाई मुझे लगा कि ये बहुत ही ज्यादा सैड बैक स्टोरी है इसकी। और इस चीज पे डान को इम्प्रूव भी करना चाहिए कि वो किसी की भी बैक स्टोरी डिटेल में नहीं दिखाती है, बस सिल्की की थोड़ी बहुत दिखाई है, वो भी थोड़ी बहुत ही डिटेल में, बाकी सबकी तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई है। लेकिन वैसे मुझे कंप्लेन भी नहीं करना चाहिए। अब भाई इसके 15-16 एपिसोड्स ही हों, 15-16 हाँ मतलब इतनी एपिसोड्स हैं। अब इसमें क्या ही बैक स्टोरी दिखा देंगे, अभी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी हमें शायद से, क्या पता। और वैसे हमें इसके अंदर थीम ऑफ एक्सेप्टेंस देखने को मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया लगा मुझे तो, जैसे केन ने अपनी पावर्स और ऑकवर्डनेस को एक्सेप्ट किया, मोमो ने अपनी फीलिंग्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट किया, और ग्रैनी ने अपने ट्रेजिक पास्ट को एक्सेप्ट किया। इसी के अंदर मुझे एक और चीज जो कि बहुत ही बढ़िया लगी कि इसके अंदर हमें फाउंड फैमिली का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। जैसे जैसे लोग गैदर हो रहे हैं वैसे वैसे मोमो की जो दादी हैं सेको, वो सबको मिला जुला के एक नई फैमिली बना गई, जो कि देखने में एक बहुत ही ज्यादा वार्म फीलिंग दिखता है और मजे भी आते हैं देखने में। पर्सनली मैं बताऊं तो भाई मुझे तो फैमिली वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, और इसी वजह से मुझे व्हाइट बियर्ड भी बहुत ही ज्यादा पसंद आता है कि हाँ भाई उसके
मेन एम था फैमिली बनाना, इसलिए भाई बढ़िया लगता है मुझे। अभी तक जो भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे क्या साकामोटो डेज और डांडान के बारे में अच्छा लगता है वो मैंने तुम्हें बता ही दिया। अगर तुम्हें भी कुछ और अच्छा लगता हो इन सारी चीजों से हट के, वो मुझे कमेंट्स में याद से बता के जाना, क्योंकि मुझे एक ऐसी ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद है जो कि अपने खुद के ओपिनियन रखती हो, क्योंकि ओपिनियन रखने वाली ऑडियंस होती है भाई, बढ़िया होती है। चलो बात करते हैं काइजू नंबर 8 के बारे में, जो कि काफी ठीक सी एनिमे है। और सही बताऊं तो मेरा मन नहीं कर रहा इस एनिमे के बारे में बात करने का, क्योंकि इस एनिमे के अंदर मुझे बस एक ही चीज थोड़ी बहुत ठीक लगी, वो है इसका एक्शन। उसके अलावा तो मुझे इसमें कुछ खास लगा नहीं है अभी तक। भले ही एनिमे ठीक ठाक चल रही हो, लेकिन मुझे उतने ज्यादा मजे नहीं आते इस एनिमे को देखने में। हाँ, एक फन टू वॉच एनिमे है जिसे देख के मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कहूंगा कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बहुत ही मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई एनिमे हो। एक तो इसके अंदर के जो हमें ह्यूमन इमोशंस देखने को मिलते हैं वो भी देखने में मुझे तो मजा नहीं आता है। जो जैसे इसके प्रोटैगनिस्ट की फीलिंग्स है, वो जो उसकी क्रश है, क्या नाम है, मीमा माजू, ऐसे कुछ जो भी नाम है, उसके लिए तो मतलब ठीक है, मतलब बेकार ही लगती है मुझे तो सच बताऊं तो, क्योंकि वो एक टीनेजर नहीं है ना, वो 30 साल का बंदा है। अब 30 साल का बंदा भी ऐसा होने लग गया एक टीनेजर की तरह, तो भाई मुझे तो नहीं पसंद। मतलब उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं है बिल्कुल भी। मैं ये तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक 30 साल का बंदा पूरी दुनिया के सामने मेच्योर बिहेव करता हो। हाँ, अपने दोस्तों के साथ कितने भी हंसी मजाक करना वो कर ले, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन वो पूरी दुनिया के सामने ऐसे बिहेव करता है कि अभी भी एक टीनेजर की तरह ही, तो बेकार लगता है मुझे वो देखने में। मुझे सीरीज के अंदर इसका कॉन्सेप्ट बढ़िया लगता है, इसके थोड़े बहुत साइड कैरेक्टर्स बढ़िया लगते हैं, और इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग भी ठीक ही है, मतलब ऐसे कुछ खास नहीं, ठीक नहीं है, मतलब काम चला हुआ है। शॉर्ट में बताना हो तो भाई मुझे इसके अंदर कोई भी ऐसी हाईलाइट नहीं लगती जिसके बारे में मैं अभी बात करूं। हालांकि आगे चल के क्या पता हमें कुछ देखने को मिल जाए, और हमें वैसे भी काफका के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये जो काफका अब धीरे धीरे ये भी मैच्योर दिखा रहे हैं, हालांकि अभी नहीं दिखा है, इस वजह से मैं इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब ये सीजन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, पक्का ही बनाऊंगा, देखना। और जब मैं वो वाली वीडियो बनाने वाला हूँ तो भाई इस वीडियो में मैं इसे डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन अगर तब भी तुम्हें जानना है तो वो कमेंट्स में बता देना, मैं एक वीडियो बना ही दूंगा। इसलिए अब थोड़ी बहुत जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, मैं वन पीस के बारे में बात करना चाहूंगा। तो मैंने वन पीस भाई मान लो 2-3 महीने पहले ड्रॉप कर दिया था, मरीन फोर्ड तक देख के। मरीन फोर्ड से थोड़ा आगे देख लिया था, मतलब वो कौन सा है, वोटका आइसलैंड, हाँ वोटका आइसलैंड, हाँ शायद से वोटका आइसलैंड पे आके मैंने छोड़ दिया। मतलब मैंने इतना देख लिया कि वो सब जितने भी थे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स सब वापस से मिलजुल गए हैं। हाँ मतलब इतना ही देखा कि जितने भी स्ट्रॉ हेड्स थे अब एक दूसरे से मिलजुल गए हैं। तो भाई उसके बाद तुम उसे मरीन फोर्ड में तो नहीं गिनोगे, पोस्ट मरीन फोर्ड कह सकते हो उसे तुम एक तरीके से। वैसे सच बताऊं तो पोस्ट मरीन फोर्ड भी नहीं, पोस्ट मरीन फोर्ड तो होता ना जिसमें एस, सावो और लूफी का पास्ट दिखाया था। अब जो भी है वो देख लेना। तो मैंने तुम्हें बता दिया मैंने कहाँ तक वन पीस देख लिया है। लास्ट मैंने वन पीस भाई बहुत दिनों पहले देखा था, और इस वजह से अब 2 महीने हो ही गए होंगे, 2 या 3 महीने मान ही लो, अगस्त भी खत्म ही होने को आ गया। अभी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ दिनों के बाद से मैं वापस से वन पीस पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा हूँ, मन क्या मतलब मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद मेरा बाकी सारी चीज़ों में मन लगने लग गया था, मतलब टाइम वेस्ट करने में, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और बाकी वन पीस भी मैं देखना कंटिन्यू करने वाला हूँ। अभी मान लो अक्टूबर या नवंबर से देखना स्टार्ट करूँगा, फिर लगातार साल के एंड तक खत्म ही कर दूंगा वन पीस। और कोई और एनिमे है तो मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं सितंबर में दूसरा एनिमे देखने की सोच रहा हूँ ना, सितंबर अक्टूबर में, इसलिए बता देना। अभी मैंने हाल ही में तो बाकी डॉक्टर स्टोन, मुशीशी, बाराकमोन और एक और एनिमे थे उसका मैं नाम भूल गया, ये देखी है बस। लेकिन मैंने मूवीज बहुत सारी देखी हैं, अगर तुम्हें वो जाननी होगी तो मुझे इंस्टा पे मिल जाना। बाकी इस वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं क्योंकि भाई एडिट करे तो मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कतें होती हैं, इसलिए मैं तुम्हें किसी और वीडियो में मिलता हूँ। और हाँ अगर तुम में से कोई एडिटर है तो भाई इंस्टा पे मैसेज कर देना मुझे। और हाँ थोड़े भाई छोड़ो मैसेज ही कर देना, मैं बात कर लूँगा तुमसे।